एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं प्यारे प्यारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल चैप्टर का एक न्यू टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, किसे कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका ही यूज आज हम करके इस प्रोटीन को पढ़ेंगे। तो उसका यूज क्या है? अब वो जो एक अमाइनो एसिड है, तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं प्रोटीन। ठीक है। और वो जो हमारा अमाइनो एसिड्स है वो जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गई बात? जैसे मैं ग्लाइसिन ले लेती हूँ, ग्लाइसिन का जी लिखती हूँ, स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ। ये मेरा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, एक ये वाला ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, एक ये वाला ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। अब ये तीनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो ये जो तीनों जब एक साथ जुड़ गए तो इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगी प्रोटीन। अब जिस बॉन्ड के जरिए ये जुड़े हैं इसे कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों चीज में आप देख ही रहे सेम चीज है, बस इसमें लिंकेज एक और ऐड हो गया है वर्ड। समझ में आ गई बात? अब ये जो प्रोटीन है इसके टू टाइप्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन है वो कैसे होते हैं? वो जैसे थ्रेड होता है ना, धागा होता है, उसकी तरह हमें दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फाइब्रस प्रोटीन की। और ग्लोब्यूलर से आप समझ सकते हैं बहुत सारे फोल्ड्स जो हमारे थ्रेड है, एक सिंगल थ्रेड अगर मैं ले लूं तो वो हो गया फाइब्रस प्रोटीन। और अगर मैं इस थ्रेड के बहुत सारे फोल्ड्स बना दूं, इस थ्रेड के बहुत सारे फोल्ड्स बना दूं तो वो बन जाएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। उस शेप को हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गई बात? प्रोटीन की डेफिनेशन लिखते हैं, इस चीज को भी मेंशन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। द many units of amino acids can be linked through peptide bond are called as proteins। प्रोटीन्स के एग्जाम्पल लिखते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल है जैसे प्रोटीन हमारा एक होता है कैरेटिन प्रोटीन, कोलाजिन प्रोटीन, फिब्रिन प्रोटीन एक्सेट्रा। ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ओके, प्रोटीन की डेफिनेशन और इसको स्ट्रक्चरल वे में पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। हो गया? यस। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं प्रोटीन के टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। On the basis of structure, there are two types of proteins. It's clear? कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके अब हम लोग नेम मेंशन करने वाले हैं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। समझ में आ गई आप लोगों को बात? एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फाइब्रस प्रोटीन के बारे में कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। लिखते हैं दे हैव
thread-like structure. They have thread-like structure. They have thread-like structure which tend to lie side by side are called as fibrous protein. समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके. तो इसके एग्जाम्पल होते हैं केराटिन एंड कोलेजन एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बॉन्ड्स के बारे में. अब फाइब्रस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स एक साथ हेल्ड हुए रहते हैं वो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू हेल्ड हुए रहते हैं. वो जो उनके बीच का जो बॉन्ड है, प्रोटीन्स जो हैं, जैसे हमारे जो फाइब्रस प्रोटीन है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना के रखते हैं एक दूसरे से, जो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, वो हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्ड बनाकर रखते हैं. ओके, तो क्या लिखेंगे? द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय hydrogen and disulfide bonds. It's clear? एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को? बॉन्ड्स के बारे में समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में. तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है? They have many folds. They have manifolded compact structure. They have manifolded compact structure in the form of spherical shape. जैसा हमारा स्पेयर होता है ना, उसके जैसा दिखता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन. अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है हमारा इंसुलिन. अब जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है ना, आप कहोगे इसके बारे में तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था. इंसुलिन हार्मोन होता है, तो वो जो हार्मोन है वो क्या केमिकल है? वो कौन सा केमिकल है? प्रोटीन केमिकल है. समझ में आ गई बात? इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एग में प्रेजेंट होता है ना एल्ब्यूमिन, और फिब्रिनोजिन एंड हीमोग्लोबिन भी कैसा? प्रोटीन ही होता है. कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है. अब इसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो हमारे कौन से बॉन्ड्स होते हैं? इसके बीच में भी यही बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. यही सेम बॉन्ड्स है इनमें भी. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. मैक्सिमम 3 पॉइंट्स के बारे में तो हमें नॉलेज होनी चाहिए. वैसे तो और भी चीजें होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है ना, और किस तरीके का हमारा उसमें फोर्स होता है, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स का साइज होता है. वैसे बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है हमें उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, नोट डाउन दिस. देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पूरी डिटेल ले लेंगे. हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये क्लासिफाइड है 4 पार्ट्स में. 4 पार्ट्स में इसको बांट रखा है. पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी एंड फोर्थ लास्ट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. हाँ जी, तो देयर आर क्लासिफाइड into
four parts. Into four parts. First is primary structure of protein. First is primary structure. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. जो हमारे अमाइनो एसिड्स है जब वो आपस में बस जुड़ जाते हैं तो एक जो नॉर्मल सी स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. समझ में आ गई बात? जैसे मैंने बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लिए और उनको सीधा 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 करके भैया जोड़ दिया. नॉर्मल इस तरीके से मेरे प्रोटीन जुड़ रहे हैं, ठीक है. अगर इस तरीके से मेरे प्रोटीन जुड़ रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. समझ में आ गई बात? लिखिए भाई, द सीक्वेंस इन वेरियस अमाइनो एसिड्स, द सीक्वेंस ऑफ वेरियस amino acids, the sequence of various amino acids are arranged into a protein are called primary structure of protein. Got it? जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो अगर नॉर्मली तरीके से अटैच है एक दूसरे से तो वो जो स्ट्रक्चर बनके हमारे सामने आती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी शेप चेंज करती है ना, ताकि अब अगर मैं क्या करूं, प्रोटीन को इस तरीके से ऐसे जोड़ती चली जाऊं तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, वो एक छोटी सी जगह में आ नहीं पाएगी, है ना. अब ताकि हमारा एक बहुत बड़ी चैन प्रोटीन की एक छोटी सी जगह में ही आ जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करके स्ट्रक्चर में उसको शेप देनी होगी अलग अलग, है ना. तो अब होता क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है. तो ये किस किस फॉर्म में आ जाती है? एक तो ये आती है अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, इस फॉर्म में आ जाती है. जो फॉर्म में अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं इस फॉर्म में अरेंज कर दूं तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स. क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स. और दूसरी कैसी शेप ले लेता है ये, इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़ जाता है, बॉक्स के अंदर इस तरीके से जुड़ जाता है और इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट. समझ में आ गई बात? तो जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो दो तरीके की होती है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट. समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट. अब इनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है. हाँ जी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्फा हेलिक्स के बारे में. तो अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. पहले मैं अल्फा हेलिक्स के बारे में नोट डाउन करा रही हूँ आपको. अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? द रेगुलर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, द रेगुलर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में लगातार कोइलिंग हो रही है ना, लगातार कॉइल की तरह फॉर्म हो रहा है ये. तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये जो प्रोटीन है ना, इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, ठीक है. अब क्या है, ये जो हमारा प्रोटीन होता है इसकी लगातार कोइलिंग हो जाती है एक दूसरे में, ठीक है. तो जो रेगुलर कोइलिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो and its head together by hydrogen bond and heads together by hydrogen bond. और इनके बीच में जो बॉन्ड्स बने हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है. तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. आर कॉल्ड एज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्फा हेलिक्स. जैसे
कैरेटिन प्रोटीन जो होता है, जो हमारा प्रोटीन है कैरेटिन, ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्सी होती है। हमारे कैरेटिन प्रोटीन हमारे हेयर में, हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है ना, तो वही कैरेटिन प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। गॉट इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? यस, मैं सब कुछ रफ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। तो बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आपने वहीं से ड्रॉ कर ली होगी। नेक्स्ट बस मैं आपको इसके बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है? जो हमारी पेप्टाइड चेन है वो स्ट्रेच्ड हो जाती हैं, और पेप्टाइड चेन stretched all peptide chain stretched to nearly extension or peptide chain to nearly extension, and it's held together by हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे सिल्क होता है ना, तो सिल्क एक प्रोटीन ही होता है, और सिल्क की जो स्ट्रक्चर होती है, अगर हम उसको स्ट्रक्चर देखें उसकी, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बीटा प्लेटेड शीट की तरह होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई थी, ठीक है। तो जितनी भी पेप्टाइड चेन स्ट्रेच्ड होती हैं टू नियरली एक्सटेंशन, मतलब क्या है, जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन था उसको मैं आपस में इस तरीके से ज्वाइन करती चली जाऊं, ठीक है, आपस में इस तरीके से ज्वाइन करती चली जाऊं, ऐसे भीजती चली जाऊं, तो क्या होगा, वो जो स्ट्रक्चर रेडी होकर आएगी वो होगी हमारी बीटा प्लेटेड शीट, और उसके बीच में जो बॉन्ड्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होता है। समझ में आ गई बात? अब हम पढ़ते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, यही जो हमारी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड है ना, ये थोड़ी सी और फोल्ड हो जाती है ना, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर हो जाती है भाई, इस तरीके से कुछ फोल्ड बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फोल्डेड जो बने हुए हैं, अब जो भी हमारी सिंगल स्ट्रक्चर थी वो पूरी फोल्ड हो गई है ना। जैसे सपोज मेरी मम्मी ने क्या करा था, बड़ी मुश्किल से हम दिवाली पर लाइटनिंग कर रहे थे, लड़ी बिल्कुल सीधी थी। अब वो जब सीधी लड़ी थी वो तो थी बीटा प्लेटेड, वो तो थी हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो बिल्कुल सीधी लड़ी थी ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अब हुआ क्या, जब वो उनको लगा रही थी, अरेंज कर रही थी, तो उन्होंने इस तरीके से उनको अरेंज करती चली गई, वो इस तरीके से लगाती चली गई वॉल पर, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर बन गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जब फंक्शन खत्म हो गया तो मेरी मम्मा ने बोला कि ये काम करो, इनको ना यहाँ से वॉल से उतार दो, संगवा दो, सारी चीजें मेंटेन कर दो। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे तो आता नहीं था कि किस तरीके से उनको फोल्ड करते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने लिया सबको आपस में जल्दी ऐसे करके फोल्ड अप कर दिया, और वो जो स्ट्रक्चर बन गई वो हो गई टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब मम्मी ने बोला कि जितनी भी ये लड़ी वगैरह है लाइटनिंग वाली, उन सबको एक साथ रख दो। अब मैंने क्या करा, जितनी भी अलग अलग गुच्छे मैंने वो जो भी उलझे हुए गुच्छे बनाए थे उनको मैंने एक साथ और कर दिया। अब वो जो मेरी स्ट्रक्चर बन के आई, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गई बात? देखो, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब मम्मी ने मुझसे कहा कि इसको इस तरीके से होता है ना भाई, अब हम लोगों को तो आते नहीं कि किस तरीके से इसको फोल्ड अप करें, मेंटेन करें, तो हमने क्या करा, हमने जल्दी की वजह से, मम्मी ने बोला जल्दी करना है काम, तो हमने जल्दी की वजह से उसको ऐसे ही फोल्ड अप कर दिया, है ना। एक लड़ी को जो फोल्ड अप करा, वो जो स्ट्रक्चर बन के रेडी हुई उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गई बात? किस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती होगी, सभी काम करते होंगे दिवाली पे इस टाइप का, और सभी के माइंड में आ गया होगा जो हम वो काम करते हैं ना, वो जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरह ही दिखती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसको लिखते हैं, द टर्शियरी स्ट्रक्चर
have many foldings, have many folding, have many folding of the polypeptide chain, of the polypeptide chain, and its head together, and its head together by hydrogen bond, disulfide bonds. Hydrogen bond, disulfide bonds. अब उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ओके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. समझ में आ गई बात? और स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रखी है. कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारी होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन की शेप होती है ना, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जो हमारी शेप होती है ना फाइब्रस प्रोटीन की एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, उसे ही हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. समझ में आ गई बात? अब टर्शियरी के बाद आती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नोट डाउन हो गया आपका? ओके, अब हम पढ़ रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम दिवाली पर जो लाइटनिंग के बाद उसको मेंटेन करते हैं, तो मेरी मम्मा ने बोला कि इन सबको भाई एक साथ रख दे, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम कर ले, और गेस्ट भी आने वाले हैं इस वजह से. तो मैंने क्या करा, मैंने उन सबको आपस में एक दूसरे के अंदर करके और रख दिया, जिससे कि जल्दी से काम हो जाए और मेरी डांट भी ना पड़े. अब तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी आई, जब मैंने देखा भी तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की थी. एक तो ये फोल्ड हो गया और एक ये फोल्ड हो गया, इसके अंदर अरेंज हुआ हुआ. एक और थी, वो भी मैंने इसके अंदर अरेंज कर दी. इस तरीके की स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गई मेरी. अब वो जो स्ट्रक्चर थी, मैं कह रही यार ये तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लग रही है, और वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही थी. समझ में आ गई बात? अब क्या लिखते हैं इसमें, सम ऑफ द प्रोटीन्स, सम ऑफ द प्रोटीन्स are composed of two or more polypeptide chains, two or more polypeptide chains are called as quaternary structure of protein, are called as quaternary structure of protein. Got it? नेक्स्ट बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल के बारे में. तो एग्जाम्पल क्या, जितने भी प्रोटीन्स है जब उनकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है तो वो सभी की जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाती है. गॉट इट? एक इसमें टर्म आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है, जब हमारे प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज हो जाए या पीएच चेंज हो जाए, उनके चेंज होने से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. लिखो भाई टर्मिनोलॉजी को, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, by the change in temperature and pH, then the hydrogen bonds are disturbed, are called as
आर कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन प्रोटीन देखो वैसे तो इतना नेसेसरी है नहीं, पर फिर भी अगर एग्जामिनर का मन बदल गया और उसने आपको दे दिया तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कोगुलेशन ऑफ एग या कर्डलिंग ऑफ मिल्क। एग्जाम्पल डालते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब क्या है? जब दूध से जो दही जमता है, जब दूध से दही जम रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमारा दूध है उसमें भी बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट है। अब उस दूध से बन गया दही, तो वो दही के अंदर भी प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो दूध से जो दही बन रहा है उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गई बात? ओके। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, एंड नोट डाउन दिस